अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसमें भी यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो पहला देखते हैं 12 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही 15 का लिखेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5, 3 5 15 हो जाएगा। ऐसे ही 21 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7, 3 7 21 हो गया। सभी का 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या हुआ, मिल गया। अब क्या करेंगे, मुझे अब एचसीएफ निकाला जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेगा, इन तीनों में के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन वैल्यू होगी, जो उभयनिष्ठ वैल्यू होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे है, इसमें 2 है नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 हमारा नहीं हुआ। 2 इसमें है, नहीं दिख रहा है। अब 3 देखिए, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 तीनों में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 आया। तो एचसीएफ मुझे 3 मिल गया। और एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है, जो तीनों में था, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जितनी संख्या बची सभी को एक साथ गुणा कर लेंगे। 2 2 तो 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ से 2 2 हो गए, यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 गुणे, यहाँ आखिरी में 7 बचा। और 3 एक बार क्यों लिखा गया, क्योंकि 3 3 3 कॉमन थे। जो कॉमन वैल्यू होगी, ठीक, जो उभयनिष्ठ वैल्यू होगी, सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 थे 60, 60 में 7 का गुणा कर लीजिए, 7 6 42, 420। ये हमारा एलसीएम मिल गया। ये हमारा क्या मिलेगा, एचसीएफ। ठीक। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है, 17। 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 17 ही होगा, क्योंकि 17 और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, ये खुद अभाज्य है। ऐसे ही 23, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये भी 23 होगा, क्योंकि 23 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है और किसी से कटेगा ही नहीं। 1 से भी कटेगा, आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 29 है, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 29 सिर्फ अपने से कटता है और 1 से कटता है। तो 17, 23 और 29 आपस में क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकलेगा। और एचसीएफ अगर निकाला जाए इन तीनों का, एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। इसमें 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, सिर्फ 1 मिला, बाकी 17, 23 और 29 आपस में कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, उभयनिष्ठ। क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा यही आंसर हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, जो कॉमन वैल्यू थी 1, उसको 1 लिख देंगे, बाकी सभी संख्याएं क्या हैं, उसको गुणा कर लेंगे। 17, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 23 और यहाँ क्या हो गया, 29। तीनों गुणा कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 17 एकम 17 हो जाएगा। 17 में 23 गुणा करिए, 17 × 51 और 17 दूनी 34, 34 में 5 हमें जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 34 में 5 39 और गुणे 29। ठीक, इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा हम साइड में कर लेते हैं। 391 गुणा करना है हमें 29 का, कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है, 35 और 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 3 6 1 7, कितना मिल गया, 9 2 1, इसको जोड़ करते हैं, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339, हमारा 11,339, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। एचसीएफ एलसीएम मिल गया। ठीक है। अब आते हैं लास्ट में। तो लास्ट में हम इसको देख लेते हैं। हमारा क्या है, 8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकलेगा। ऐसे 9 है तो 9 का निकाल लेते हैं। 9 का कितना निकलेगा, 3 गुणे 3, 3 3 का 9। 25 का निकालेंगे तो 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकलेगा, 5 गुणे 5। और किसी से मतलब कटेगा ही नहीं, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, सीधा सीधा अपने अपने संख्या से कटेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकाला जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
जो सभी में कॉमन हो, यहाँ 2 है, इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो और सभी में मतलब कुछ कॉमन ही नहीं मिला तो हमें क्या कम मिलेगा। जब कहीं भी कुछ कॉमन न मिले तो वहाँ पे 1 हो जाता है HCF। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था आपस में तो क्या करेंगे, HCF हमारा 1 हो जाएगा। कहीं पे कुछ न मिले कॉमन तो वहाँ पे HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM अगर निकालेंगे, LCM कितना आ जाएगा, सभी का आपस में गुणा हो जाएगा क्योंकि कॉमन कुछ था ही नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 का 9 से गुणा कर लीजिए और 5 5 25 आपस में संख्याओं का गुणा कर लीजिए। 25 में 8 का गुणा करेंगे, 25 8 कितना होता है 200। 9 का और गुणा कर लीजिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 1800। ये हमारा क्या हो गया आंसर, और HCF का यहाँ से आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि HCF निकालना है। HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कितना दिया है 9 दिया हुआ है। और LCM यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो आते हैं, एक मैंने फार्मूला बताया हुआ था उसको ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या था कि N1 मल्टीप्लाई बाई N2 किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM का, ठीक। और N1 N2 था होता क्या है, जो दोनों संख्याएं दी गई होंगी वही हमारा क्या होता है N1 और N2। यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ N1 कितना है 306 और N2 कितना हमारा है 657। इन दोनों को क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम पुटअप करेंगे। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। रख लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना आता है। N1 कितना है 306 मल्टीप्लाई बाई N2 कितना है 657, किसके बराबर होगा HCF देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। LCM क्या है, LCM उसको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा LCM हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे LCM को LCM ही लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए 9 का इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 9 LCM के साथ गुणा हो रहा है। तो क्या करेंगे, 9 को हम इस साइड जब लाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 का, ठीक। तो कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर ये किसके हो जाएगा, LCM का। अब इसके बाद हम इसका भाग लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, यहाँ से काटेंगे 9 7 63 और 9 3 27, कितना आ गया 73। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 73 हो गया। और 73 में 306 का गुणा कर देंगे, हमारा LCM मिल जाएगा। तो गुणा हम यहाँ कर लेते हैं, कितना है 306 का गुणा कर लेते हैं 73 में, 3 6 का 18 हो जाएगा और 3 3 का 9, 7 6 42 हो जाएगा और 7 3 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 13 के 3 1 1 2 2, कितना आ गया 22 33 8। तो हमारा जो LCM निकल के आया कितना आ गया 22 33 और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा LCM, ठीक। इसका गुणा करके यहाँ लिख दिए हैं, आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब n 1 से स्टार्ट होगा, संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान दीजिएगा 0 पे समाप्त हो सकती है, मतलब इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए 0। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें एक नियम है, हम रूल समझ लेते हैं। रूल ध्यान दीजिएगा, नियम क्या है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो इसका मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणा जरूर होगा। कितना 2 गुणे 5 कि घाते कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 उसमें जरूर होना चाहिए, ठीक। तभी क्या होगा, अगर ऐसा है तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा 0। अगर मेरा 2 गुणे 5 घाते n के रूप का कोई संख्या, मतलब किसी भी संख्या में अगर ये गुणनखंड हमारा होगा तो इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक मुझे 0 जरूर मिलेगा, ठीक। तो इस यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा संख्या दिया था 6 घाते n।
अब 6 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ, किसका, 6 पावर n का, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 3 के घाते कितना हो जाएगा, n। अब 2 गुणे 3 के घाते n करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मुझे 5 तो मिला नहीं, इसका मतलब क्या है, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। जब 5 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं आया। जब 2 गुणे 5 के घाते n का होता है तभी हमें इकाई का अंक 0 मिलता है, मतलब 0 पे समाप्त होगा, नहीं 0 समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही 2 गुणे 3 हो गया, तो 3 आने से क्या हो गया, हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 13 और प्लस 13, यहाँ देखिए प्लस है, और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, लास्ट में क्या है, 5 प्लस में है, भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि भाज्य संख्याएं जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हमारे मिलते हों वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कुछ संख्या ले लें 6 हमारा भाज्य है या भाज्य है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 का अगर गुणनखंड निकालें तो 2 गुणे 3 2 3 6 और 1 भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी संख्याओं में 1 का गुणा करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा, तो 2 3 6 हो गया और 1 का गुणा कर देंगे 1 हो गया। तो इसका क्या हुआ, 1 2 और 3 गुणनखंड मुझे मिल गए। 3 गुणनखंड मिलने से यहाँ पे ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अभाज्य संख्या होता, जैसे मैं ले लूँ 5, तो 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसके अलावा और ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ 1 और स्वयं से जो कटता हो वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य। 1 और 1 से अधिक, 2 3 6 भी है ना, 6 को ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा 1, तो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, भाज्य। तो ये हमारी भाज्य संख्या होती है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य। अगर मैं भाज्य की बात करूं तो हमारा पहला क्या दिया था, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये संख्या है फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक की। इसमें क्या करना है, दोनों में देखिए 13 कॉमन हो रही है, यहाँ प्लस होने से ये गुणा है तो एक संख्या होगी, यहाँ से सभी गुणा कर देंगे, प्लस होने पे अलग संख्या होगी। इन दोनों में से 13 मैं कॉमन ले लूँगा। अगर 13 मैं कॉमन ले लूँ उसमें से, तो 13 यहाँ से कॉमन हुआ तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा यहाँ पे, 7 और 11, तो 7 गुणे 11 प्लस यहाँ से 13 का कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा। अब क्या करेंगे, 13 गुणे 11 सते 77, 77 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा, 78। 13 तो अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, लेकिन 78 भी कट सकता है, देखते हैं किससे कटेगा। तो 13 गुणे इसका अगर अभाज्य गुणनखंड हम करें तो कितना हो सकता है, 78 का अभाज्य गुणनखंड करें कितना हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 दोनों ये 18, और 3 से भी कटेगा, 3 1 3 3 3 9, और 13 से भी कटेगा। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, 2 भी आया, 3 भी आया और 13 भी आया। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से अधिक गुणनखंड इसके हो सकते हैं, इसके लिए क्या हो गया, ये हमारा अभाज्य न होकर भाज्य हो गया। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भाज्य। यही हमें क्या बताना था कि भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसके हो सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड है उसको देख लेते हैं। वहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 और क्या यहाँ पे 1 और प्लस 5, इसमें से भी क्या करेंगे, हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो जब 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने 5 हटा दिया है, 6 के बाद 4 आ गया है, 5 यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। ऐसे ही 5 यहाँ से बाहर ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 5, अब इसका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 6 और 4 3 12 दूनी 24 और 7 6 42, 42 गुणे 24 नहीं आया था ना, देख लेते हैं। 3 दूनी 6 6 चौक 24 और 7 6 42 और प्लस 1 भी है। यहाँ से क्या करेंगे, 5 और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 24 दूनी कितना होता है, 48
और 24 चौका 96, 96 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। और यहाँ क्या है +1 है, तो मेरा 5 और 1 0 0 8 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ पे 5 भी है और 1009 भी है। तो 1009 किससे कट सकता है, 1009 अगर काटें तो 5 तो यहाँ है, ये भी है, तो अगर इसका एक गुणनखंड और भी ले लें, अगर एक भी ले लें तो इसका क्या हो गया 2 से ज़्यादा हो गए यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा भी कर सकते हैं, 1 आ सकता है। तो क्या हो जाएगा 5 1009 और 1, तो 1 2 3। जहाँ पे 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड हमें मिल रहे हो तो हाँ हमें वो जो संख्या होती है हमारी भाज्य कहलाती है। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे ये संख्या हमारी क्या है भाज्य। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, एक वृत्त के आधार पे इस तरीके से। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट लेती है। कितना लेती है सोनिया ले रही है 18 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट में क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा ले रहा है। रवि कितना ले रहा है समय 12 मिनट। सोनिया 18 मिनट एक चक्कर कर रही है और रवि क्या कर रही है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। और क्या इसके बाद कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, एक स्थान मतलब मैंने मान लिया यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट किया, ठीक। एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद फिर से यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सोनिया 18 मिनट में चल रही है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सोनी जो ज़्यादा समय लेगा उसका चाल क्या होगा, स्लो होगा, कम होगा, इसलिए वो ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक। और जो रवि क्या है कि 12 मिनट लेता है, हो गया कि एक चक्कर लगाने में इसको कम समय लग रहा है, तेज चलने से कम समय लगेगा। इसका मतलब हो गया कि रवि यहाँ से एक चक्कर लगाया तो 12 मिनट हुआ, 2 चक्कर लगाएगा कितना हो जाएगा 24 मिनट, 3 चक्कर लगाएगा कितना हो जाएगा 36 मिनट। रवि अगर 3 चक्कर लगा ले तो कितना हो जाएगा 36 मिनट। सोनिया कितना चक्कर लगाने पड़ेगी इसको, 2 चक्कर, 18 दूनी कितना होता है 36। इसका मतलब क्या हो गया, सोनिया अगर 2 चक्कर लगा ले तो हमें कितना मिल जाएगा 36। तो दोनों का क्या हो गया, ये भी 36 मिनट, ये भी 36 मिनट, दोनों 36 मिनट होने से क्या हो जाएगा कि दोनों आपस में फिर से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो 36 है आया कैसे, 36 मिनट है यहाँ पे, 36 आया कैसे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 36 मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से किया जाएगा इसका, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जबकि रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अतः प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमें एलसीएम चाहिए, किसका 18 और 12 का। 18 मिनट और 12 मिनट का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें टोटल समय मिल जाएगा, कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 18 को हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 3 6 और 6 3 18 क्या हो गया इसका गुणनखंड। ऐसे ही 12 का गुणनखंड करेंगे कितना मिलेगा 2 2 4 4 3 12। तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। सभी संख्या होंगे, जो भी इसमें कॉमन होगी उसको एक बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं को वैसे उतार लेंगे। तो यहाँ से मुझे एलसीएम 18 और 12 के लिए कितना मिल गया, जो कॉमन है एक बार लेंगे, यहाँ भी कॉमन है, क्या हो जाएगा 2 गुणे यहाँ से 3, और जो बच गया उसको पूरा लिख लेंगे, कितना है 3 और 2, तो टोटल कितना आ गया 2 3 6 6 3 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36, कितना हो गया यहाँ पे 36 मिनट। तो 36 मिनट में क्या होगा, वे आपस में प्रारंभिक स्थान पे फिर से मिल लेंगे।